अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक बहुत अहम उन्वान पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही मालूमाती होगा। आज के उन्वान है विटामिन्स। हम पढ़ेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं, किसने उनको पहली दफ़ा दरियाफ़्त किया, उनको ये नाम क्यों दिया जाता है, उनकी अक़साम क्या हैं और उनके फ़वाइद और ना होने से किस तरह के नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। ये आज का जो उन्वान है, ये हमारी आम ज़िंदगी में भी हमारे बहुत काम आएगा। तो चलें, चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। जी, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे अभी आपको इंट्रो में बताया गया है कि आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। हम पूरी तफसील के साथ इस उन्वान को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं, कहाँ से हासिल किए जाते हैं, कितनी किस्म के होते हैं और इंसान को क्या क्या फ़ायदा दे रहे हैं। तो बच्चों, विटामिन्स के हवाले से पहली बात ज़हन में रखिएगा कि इनको 1912 में हॉपकिंस नाम के एक बंदे ने इनको दरियाफ्त किया। लेकिन उसने इनको विटामिन्स का नाम नहीं दिया, उसने इनको नाम दिया ग्रोथ फैक्टर्स का। ठीक है, तो हॉपकिंस ने इनको ग्रोथ फैक्टर्स का नाम दिया था। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि उसने ये देखा था कि ये ऐसे केमिकल्स हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर ग्रोथ के साथ, यानी उसकी बढ़ोतरी के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक बनाए हुए हैं, इसलिए उसने इनको ग्रोथ फैक्टर्स का नाम दे दिया। बाद में फंक नाम के एक साइंसदान ने इनको विटामिन्स का नाम दिया। और यह भी आपको समझाता हूं कि उसने इनको नाम विटामिन्स का क्यों दिया था। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, हॉपकिंस ने ये इतनी बड़ी दरियाफ्त की थी कि हॉपकिंस साहब को 1929 में नोबेल इनाम भी दिया गया। ये इतनी बड़ी एक और इतनी शानदार दरियाफ्त थी। आप देखें कि आज तक इंसान जो है वो इससे फ़ायदा उठा रहा है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो इसके ऊपर बुनियाद के तौर पे खड़ी हुई है। तो इसलिए हॉपकिंस को इस काम की वजह से नोबेल इनाम से नवाजा गया। बेटा, फंक ने इसको विटामिन्स का नाम दिया था। अब वो जो नाम उसने दिया था ना, मैं सबसे पहले वो आपको बताता हूं। उसके लिए मैं यहाँ पे इसके इंग्लिश के स्पेलिंग लिखूंगा। उसने जो नाम दिया था वो था, ये स्पेलिंग होते थे उसके, विटामिन। और ये नाम देने की खास वजह क्या थी बेटा? ये नाम देने की वजह ये थी कि ये जो लफ्ज विटा है, ये लफ्ज उसने निकाला था लफ्ज वाइटल से। और वाइटल का मतलब होता है जरूरी, बहुत जरूरी। और साथ में ये लफ्ज एमाइन या एमीन्स का इस्तेमाल होता है। और बच्चों, आपने पढ़ा है कि जो हम पिछले चैप्टर्स पढ़कर आए हैं, जो हमने बाब नंबर 11 हमने पढ़ा, उसमें फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक था। और फंक्शनल ग्रुप के अंदर हमने अमाइंस को अच्छे तरीके से पढ़ा था कि ये केमिकल्स के एक ग्रुप का नाम है। और कौन सा ग्रुप है? नाइट्रोजन वाला ग्रुप है। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन होता है। आमतौर पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होता है, लेकिन मैं सिर्फ यहां पे आपकी आसानी के लिए नाइट्रोजन लिख रहा हूं। तो ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप है।
तो साबित हुआ बच्चों कि इनको नाम देने के पीछे वजह क्या है कि उन्होंने कहा कि एक तो ये ज़रूरी भी है इंसानी जिस्म के लिए, और साथ ही साथ उनका केमिकल नेचर क्या है, उनकी कीमियाई नेचर ये है कि उनमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला ग्रुप जो है वो पाया जाता है। वहां से ये नाम निकला। इसको बाद में अब चेंज करके हमने विटामिन का नाम दिया हुआ है। बस क्या है, एंड से हमने ई और एस को जो है वो खत्म कर दिया हुआ है, वरना ये माखस जो निकलता है वो ये नाम निकलता है। तो बच्चों 1915 में हॉपकिंस ने इसको दरियाफ्त किया। इस दरियाफ्त पर हॉपकिंस साहब को 1929 में नोबेल इनाम से भी नवाजा गया, और फंक ने इनको बाद में विटामिन्स का नाम दिया क्योंकि हॉपकिंस ने इनको ग्रोथ फैक्टर्स का नाम दिया था। अब बच्चों ये हैं क्या, विटामिन्स हैं क्या? पहली बात, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। पहली बात, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप समझ जाएं कि अगर ये ऑर्गेनिक हैं तो इसका मतलब है इसमें कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे होंगे और साथ में बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे। बच्चों एक बड़ी अहम बात आपने विटामिन्स के हवाले से याद रखनी है कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, फिर आपको अंदाजा होगा कि हाँ विटामिन वाकई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बच्चों न्यूट्रिएंट्स तो आपको पता है कि ये ग़ज़ा के अंदर मौजूद फ़ायदेमंद चीज़ों को कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स भी न्यूट्रिएंट्स हैं। हमारी खुराक से मिलने वाली वो सारी अहम चीज़ें जिनसे हम ताकत लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, कोई ना कोई काम में उनको इस्तेमाल करते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। माइक्रो का मतलब क्या है? कम। ये कम मिकदार में हमें चाहिए होते हैं। याद रखिएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कम मिकदार में दरकार हों, उनको कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों याद रखिएगा, हमें जो विटामिन्स हैं ये बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में नहीं चाहिए होते। ये हमें कम भी मिल जाएं तो हमारा गुजारा हो जाता है। और हम जो खुराक खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की बड़ी कसीर तादाद होती है, प्रोटीन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन विटामिन्स हमेशा उनमें कम होते हैं क्योंकि जो हमें ये चाहिए कम होते हैं। कुदरत ने भी, अल्लाह ताला ने भी इनको ग़िज़ाइयत के अंदर कम ही रखा है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो पहली बात ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरी बात माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये हमें एनर्जी भी देंगे, ये हमें ताकत भी देंगे। याद रखिएगा, विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती, इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर एनर्जी क्यों नहीं मिलती? एनर्जी इसलिए नहीं मिलती बच्चों क्योंकि एनर्जी हमें हर उस चीज़ से मिलती है जो हमारे जिस्म में आके हज़म हो जाए, टूट जाए। ये हज़म नहीं होते हमारे जिस्म में, इनको हमें इसी तरीके से बिल्कुल जिस हालत में ये होते हैं उसी हालत में हमें इनको खुराक में से जज़्ब करना पड़ता है। हमारे जिस्म के अंदर कोई ऐसा एंजाइम या सिस्टम मौजूद नहीं है जो विटामिन्स को डाइजेस्ट कर दे या हज़म कर दे। तो जाहिर है जब ये टूटेंगे नहीं तो हमें कोई ताकत नहीं देंगे। अलबत्ता ये इसी जिस हालत में है उसी हालत में आएंगे और अपना अपना काम करेंगे। काम इनके बड़े अहम है, काम बहुत है इनके, लेकिन हम इनको हजम नहीं कर सकते, हम इनको तोड़ नहीं सकते। जिस तरह आपने पढ़ा है अपनी किताबों के अंदर, हम स्टार्च को तोड़ लेते हैं क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने अमाइलेज नाम का एक एंजाइम बनाया जिसका काम है स्टार्च को तोड़ना। लेकिन विटामिन्स को तोड़ने के लिए हमारे जिस्म में कोई एंजाइम्स मौजूद नहीं है, इसलिए इनसे हमें किसी किस्म की एनर्जी जो है वो नहीं मिलती। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि विटामिन्स एनर्जी का सोर्स या माखज़ नहीं है। तो बच्चों ये था विटामिन्स का एक इंट्रोडक्शन, एक बिल्कुल मैंने आपको उसकी तारीफ और वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। बच्चों विटामिन्स की दो अक़साम हैं, इसकी बड़ी दो अक़साम हैं।
अब वो दो अकसाम कौन सी हैं? पहली किस्म है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ये फैट्स यानी चर्बी के अंदर हल होंगे। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो चर्बी के अंदर हल हो जाते हैं, यानी फैट्स के अंदर हल हो जाते हैं, इनको कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। और कुछ होते हैं जो चर्बी में हल नहीं होते बल्कि पानी में होते हैं, उन्हें कहा जाता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो बच्चों इसकी दो टाइप्स हैं, इसकी दो अकसाम हैं। पहली किस्म का नाम है फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरी का नाम है वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब कौन कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, कौन कौन से वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वो हम यहां पर आपके सामने उसका तज़किरा करते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, मैं यहां पे लिखूंगा ए, विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के। विटामिन ए, डी, ई, के, ये चार विटामिन जो हैं बच्चों याद रखिएगा, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, क्योंकि ये चर्बी के अंदर, फैट्स के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर आता है बी और सी। बच्चों एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो विटामिन बी है इसको नाम दिया जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसको नाम दिया जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसको कॉम्प्लेक्स कहने की वजह क्या है? इसको कॉम्प्लेक्स कहने की वजह बेटा ये है कि इसके अंदर 8 मुख्तलिफ विटामिन आते हैं, यानी ये 8 विटामिन का मजमुआ है। ये कोई एक विटामिन नहीं है, ये 8 विटामिन का मजमुआ है। आपकी किताब में इसको 10 लिखा गया है, वो 10 लिखने की भी एक खास वजह है, लेकिन दर हकीकत इसके जो टोटल विटामिन बनते हैं वो 8 बनते हैं। बच्चों अब इसके अंदर 8 विटामिन कौन कौन से हैं जरा उनका अंदाजा कर लेते हैं। इसमें एक है B1। बच्चों B1 को थायामीन भी कहा जाता है, थायामीन। और हॉपकिंस ने जब दरियाफ्त किए थे विटामिन तो वो सारे नहीं किए थे, फंक ने विटामिन B1 जो है वो दरियाफ्त किया था और फंक ने उसको देखा था कि वो थायामीन नाम का है। आप उसे थायामीन भी पढ़ सकते हैं, थाईमीन भी कह सकते हैं। हर विटामिन का कोई और केमिकल नेम जरूर होता है, ठीक है। तो ये B1 जो है वो थाईमीन है या थायामीन है और वो फंक ने उसको पहली दफा दरियाफ्त किया था। इसके अलावा विटामिन B2 है जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। मैंने आपको बताया कि हर विटामिन का एक कीमियाई नाम भी है। तो विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है और B12 है। तो बच्चों ये 8 विटामिन का एक मजमुआ है। 8 बी विटामिन मिलते हैं तो ये बी कॉम्प्लेक्स बनता है। और जो सी है, विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि हर विटामिन का एक कीमियाई नाम भी होता है, तो विटामिन सी जो है उसका कीमियाई नाम जो है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसी तरह बी के अंदर ये 8 आते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल, जबकि विटामिन ए, डी, ई, के फैट सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं।
तो ये दो अक़साम जो हैं वो आपने जहन में रखनी है विटामिन के हवाले से। अब चलते हैं, जायज़ा लेते हैं कि विटामिन की कमी या हद से ज़्यादा हो जाए तो किस तरह के मामलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले मैं एक वजाहत दे दूं, वाटर सोल्यूबल विटामिन अगर ज़्यादा हो भी जाएं तो इनका कोई नुकसान ज़्यादा हमें नज़र नहीं आता। उसकी वजह क्या है बच्चों? उसकी वजह यह है कि ये चूँकि पानी के अंदर हल होते हैं, तो पानी के अंदर हल होने की वजह से आपको पता है कि जब इंसान को हद से ज़्यादा पसीना आ जाए या यूरिनेशन होती है जिस्म में से, हमारे पानी का अखराज होता रहता है, तो ये मुसलसल जिस्म में से निकलते रहते हैं, तो इनको तवातर से हमें हासिल करते रहना चाहिए। तो विटामिन बी और सी मुसलसल हमें हासिल करते रहना चाहिए। ए, डी, ई और के ऊपर ज़रा थोड़ा सा हमें मोहतात रहना चाहिए। वजह यह है कि ये ए, डी, ई और के चूँकि फ़ैट के अंदर हल होते हैं और फैट्स हमारे जिस्मों के अंदर वैसे स्टोर्ड होती है, जमा हुई होती है, तो ये भी उसके साथ जमा हो जाते हैं। लिहाजा इनकी कमी के बहुत कम जो है वो इम्कानात होते हैं। लेकिन बी और सी जो है ये हमारे जिस्म में कम हो जाता है। इसकी अगर ज़्यादती भी हो जाए हमारे जिस्म में तो हमें कोई ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं उठाना पड़ता। अलबत्ता ए, डी, ई और के एक्स्ट्रा होने की वजह से, इसकी ज़्यादती हो जाने की वजह से हमें बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। अब कौन कौन से नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं विटामिन की कमी या ज़्यादती की वजह से, उसका जायज़ा अब हम लेते हैं। जी, तो देखते हैं, अब तफसील देखते हैं इन दोनों अक़साम की। तो बच्चों, अगर हम विटामिन ए की बात करें, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन में पहले नंबर पर मैंने लिखा हुआ है, विटामिन ए। बच्चों, ये विटामिन ए हमें मिलता कहां से है? पहली बात, इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, जी बच्चों, याद रखिएगा, हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं, प्रोटीन्स, फैट्स पढ़ा है। हमने पढ़ा कि वो सारी चीज़ें जानदारों से ही मिलती हैं, पौधों से या जानवरों से। तो विटामिन्स के बारे में भी यही बात ध्यान में रखिएगा कि विटामिन्स भी हमें गैर जानदार चीज़ों से नहीं मिलेंगे, जानदार चीज़ों से ही मिलेंगे। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां। बच्चों, ये सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में ऐसा क्या होता है? सब्ज पत्तों वाली सब्जियों के अंदर आम तौर पे कुछ कीमियाई चीज़ें पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है कैरोटीन्स। उनका पूरा नाम है ट्रांस बीटा कैरोटीन्स। उनके अंदर विटामिन ए जो है वो पाया जाता है। जहां जहां पर ट्रांस बीटा कैरोटीन्स होंगी वहां पे विटामिन ए जो है वो भी होता है। तो विटामिन ए हमें सब्ज पत्तों वाली सब्जियों से मिलेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही और बिलखसूस पनीर के अंदर विटामिन ए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और इसके अलावा मछली। बच्चों, मछली का जो गोश्त है वो बहुत बड़ा सोर्स होता है विटामिन्स का। उसमें बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। ए भी उसके अंदर होता है, विटामिन सी भी उसके अंदर से निकलता है, हत्ता कि विटामिन बी, बिलखसूस B12 भी उसके अंदर से निकलता है। तो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स और मछली, इनके अंदर से हमें विटामिन ए मिल जाता है। और विटामिन ए कौन सा है जी? फैट सोल्यूबल विटामिन। अगर ये विटामिन ए हमारे जिस्म में इसकी कमी हो जाए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसका काम क्या है। बच्चों, इसका काम आंखों की जो तय होती है या आंखों की जो लेयर होती है उसकी हिफाजत करना है। ये वहां पर बहुत ज्यादा होता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर इसकी कमी हो जाती है तो बच्चों, अगर इसकी कमी हो जाती है तो इंसान को नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है।
बच्चों अब ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या चीज है? विटामिन ए हमारी आंखों में मौजूद होता है। किस जगह पर? हमारी आंख को अल्लाह ताला ने 3 तहों के अंदर रखा है। पहली तह जो होती है उसको हम कहते हैं कि वो कैरोटिड लेयर है, दूसरी स्क्लेरोटिक लेयर होती है, जबकि तीसरी वाली जो होती है वो रेटिना होती है। रेटिना ही वो जगह है जहां पर हम जो देख रहे हैं उसका इमेज बनता है, उसकी तस्वीर बनती है। और उसके अंदर, रेटिना के अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं, कुछ खुलिये पाए जाते हैं जिनका नाम है रॉड सेल्स। रॉड सेल्स के अंदर विटामिन ए कसरत से पाया जाता है। रॉड सेल्स का काम क्या होता है? ये हमें लाइट में देखने, यानी हम जो देख रहे हैं ना लाइट के अंदर, जो हमें नजर आ रहा है, वो सारा काम रॉड सेल्स किरदार अदा कर रहे होते हैं। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है, इससे रॉड सेल्स जो होते हैं उनका काम करना मुतासिर होता है, और मुतासिर होने से इंसान की नज़र में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। हत्ता कि जैसे ही शाम का वक्त शुरू होता है, यानी अंधेरा होना शुरू होता है, उस वक्त इंसान को नज़र आना कम होता चला जाता है। और अगर ये वाली हालत बढ़ती चली जाए तो एक वक्त ऐसा आता है कि रात के वक्त नज़र आना बिल्कुल बंद हो जाता है। ऐसी बीमारी, ऐसी हालत को नाम दिया जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो बच्चों अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो विटामिन ए की कमी की वजह से इंसान को आंखों की बीमारी यानी नाइट ब्लाइंडनेस जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा केराटोसिस के नाम से एक बीमारी पाई जाती है। केराटोसिस क्या होता है? हमारी आंख की जो मैंने बताया लेयर्स हैं, तह है, ये केराटिन नाम की एक प्रोटीन से बनी होती हैं, और ये वही केराटिन है जो हमारे बालों में भी पाई जाती है, हमारी जिल्द के अंदर भी पाई जाती है। तो विटामिन ए की कमी की वजह से, विटामिन ए की कमी की वजह से केराटिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आंख के जो तहें हैं जिनके अंदर आंख को बंद रखा है अल्लाह ने, वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। इससे भी इंसान की जो देखने की सलाहियत है वो मुतासिर होती है। तो बच्चों ये है विटामिन ए, यानी अगर किसी की देखने की सलाहियत मुतासिर हो रही है तो उसको समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर, जिस्म के अंदर विटामिन ए की कमी हो रही है। विटामिन ए की कमी की वजह से ये मामलात इंसान को देखने पड़ सकते हैं। इन चीज़ों में विटामिन ए कसरत से पाया जाता है, जिसको हम लोग अपने जिस्म में उस कमी को पूरा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर विटामिन डी। बच्चों विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स, या इसका जो एक बहुत बड़ा माखज़ है जहां से हम इसको निकाल सकते हैं, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध, दही, पनीर, इन सब के अंदर विटामिन डी जो है वो कसरत से पाया जाता है। तो विटामिन डी अगर हमें हासिल करना है तो वो डेयरी प्रोडक्ट से हम ले सकते हैं। इसके अलावा इंसानी जिस्म इसको खुद भी बना सकता है। और वो कैसे बनता है? इंसानी जिस्म पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सूरज की रोशनी जब जज्ब करता है इंसानी जिस्म, तो वो इंसानी जिस्म उसको जज्ब करके उसको ट्रांसफ़र करता है, उसको मुंतकिल करता है हमारी हड्डियों के अंदर, और हड्डियों के अंदर विटामिन डी जो है वो बनना शुरू हो जाता है। ये जो कहा जाता है कि धूप के अंदर विटामिन डी होता है, ये बात हम शुरू में ही गलत साबित कर रहे हैं। धूप के अंदर विटामिन डी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक गैर जानदार चीज़ है। गैर जानदार चीज़ के अंदर कभी भी विटामिन नहीं हो सकते। दर हकीकत होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी इंसानी जिस्म पर पड़ती है, इंसानी जिस्म उसको जज्ब करके हड्डियों तक उस हरारत को पहुंचाता है, उन वेवलेंथ की एनर्जीज को आगे पहुंचाता है, और इंसानी हड्डियों के अंदर मौजूद जो केमिकल होते हैं वो विटामिन डी खुद बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये हम इसको खुद साख्ता भी कह सकते हैं कि इंसानी जिस्म इसको खुद भी बनाता है विटामिन डी को। तो विटामिन डी इस तरीके से भी हमें मिल सकता है। अब विटामिन डी का काम क्या है? हड्डियों को मजबूत करना,
इसका काम ज्यादातर हड्डियों में है कि यह हड्डियों को मजबूत करता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर इंसान के जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाए तो फिर उसको किस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो बच्चों, उसको रिकेट्स नाम की एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं सूखे की बीमारी। इस बीमारी का उसको सामना करना पड़ सकता है। अच्छा बच्चों, अब रिकेट्स में क्या होता है? रिकेट्स में इंसानी हड्डियां इस कदर कमजोर हो जाती हैं कि इंसान अपना भी वजन बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर वो खड़ा होता है, चलता है, तो उसकी किसी भी वक्त जिस्म की हड्डियां जो हैं वो टूट सकती हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है वो हड्डियों को मजबूत करता है। जब इसकी हद से ज्यादा कमी हो जाती है तो उस वक्त इंसान को यह सामना करना पड़ सकता है। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको वजाहत दे रहा था कि अगर ये हद से ज्यादा हो जाएं तब भी हमें मुश्किल मामलात का सामना करना पड़ सकता है। विटामिन डी ही की बात ले लें कि अगर विटामिन डी बहुत ज्यादा हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में इंसान की हड्डियां बहुत वजनी हो जाती हैं और उसको टेटनी नाम की एक बीमारी का सामना करना पड़ता है, जो कि खुद एक दर्दनाक किस्म की बीमारी है। तो इसको हमें बैलेंस रखना पड़ेगा, यानी विटामिन्स की मिकदार हद से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए हमारी खुराक में और इंतहाई कम भी नहीं होनी चाहिए। इसको हमें हासिल करते रहना चाहिए। तो रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है अगर विटामिन डी जो है उसकी कमी हो जाए इंसानी जिस्म में। इसके अलावा विटामिन डी की किल्लत की वजह से ऑस्टियोमलेसिया नाम की एक बीमारी होती है। ऑस्टियोमलेसिया के अंदर हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो इंसान अगर खड़ा होता है तो वो इतनी नरम हो जाती हैं कि कभी भी मुड़ जाती हैं। तो उसकी वजह से इंसान को बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है, वो भी विटामिन डी की कमी की वजह से होने वाली बीमारी है। बच्चों, विटामिन ई की अगर हम बात करें तो विटामिन ई जो है ये भी हमें ज्यादातर तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स में से, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मिकदार हमें गोश्त में से मिलती है। जब हम मटन या बीफ खाते हैं तो उसके अंदर विटामिन ई जो है वो मौजूद होता है। हमारे जिस्मों के अंदर विटामिन ई की बहुत कम मिकदार है, लिहाजा इसके जो काम हैं वो भी बड़े कम हैं। विटामिन ई को जिल्द के कुछ हिस्सों में देखा गया है। जिल्द के कुछ हिस्सों में देखा गया है। इसके अलावा यह हमारे खून के अंदर भी पाया जाता है। अब विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है इंसानी जिस्म में तो उसको क्या सामना करना पड़ सकता है? बच्चों, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, अनीमिया। अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसानी जिस्म में खून की मिकदार कम हो जाती है। असल में इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन कैरी करने की, ऑक्सीजन को संभालने की खून की ताकत कम हो जाती है। वजह यह है कि ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना रेड ब्लड सेल्स का काम होता है, लेकिन विटामिन ई की कमी की वजह से रेड ब्लड सेल्स मिकदार में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो खून जो है, हम कहते हैं खून की कमी हो गई है। और खून की कमी होने का मतलब है कि ऑक्सीजन को भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में मसला होगा। इसकी वजह से नुकसानात क्या उठाने पड़ सकते हैं बच्चों? इसकी वजह से नुकसानात ये उठाने पड़ते हैं कि इंसान को बहुत जल्दी सांस चढ़ने लग जाता है, उसकी हार्ट बीट जो है, यानी दिल के धड़कने की जो एक रफ्तार है वो नॉर्मली ज़्यादा रहती है आम तौर पे, और उसको इस तरह के मसाइल है उनका सामना करना पड़ता है। तो विटामिन ई की अगर कमी पूरी कर ली जाए तो ये वाला मसला हल हो जाता है। बच्चों, विटामिन के चूँकि अभी वो बहुत ही कह लीजिए कि
माजी करीब में ये दरियाफ्त हुआ है, इसलिए इसके ऊपर पढ़ाई अभी बहुत कम है, तो हम भी इसके ऊपर इतना इसका जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ कि विटामिन के जो है उसका ताल्लुक देखा गया है कि हमारे खून के जमने के साथ। आपने देखा है कि जब कभी इंसान को कोई चोट लगती है तो वहाँ से खून निकलने लग जाता है, और खून जो है वो थोड़ी देर बाद फिर जम जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉट बन गया है, जिसकी वजह से इजाफी खून जिस्म से बाहर नहीं आता। इस ब्लड के क्लॉट बनने के पीछे विटामिन के जो है वो अपना किरदार अदा करता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर इसमें कमी हो जाती है तो फिर ये हो सकता है कि खून के जमने में थोड़ी देर लगेगी और ज़्यादा खून जो है वो जिस्म से खारिज हो जाएगा। अब आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन में, तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले विटामिन बी को। और मैंने आपको बताया कि विटामिन बी जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। बच्चों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा जरिया क्या है? इसका सबसे बड़ा जरिया है गोश्त। जितना ज्यादा इंसानी खुराक के अंदर गोश्त शामिल होगा उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। इसके अलावा मछली, इसके अलावा मुख्तलिफ तेल जो हम पीछे पढ़कर आए हैं ना, जो हमने फैट्स में पढ़ा था कि सैल्मन ऑयल होता है, ठीक है बच्चों, सैल्मन ऑयल होता है, कॉड लिवर ऑयल जो मछली के जिगर से निकलता है, उसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये इसके कुछ ज़रिए मैंने आपको बता दिए। अब इसका ये देखा कहाँ पर गया है? याद रखिएगा, ये बड़ी कसीर तादाद में हमारे जिस्म में देखा गया है, लेकिन ज़्यादातर ये हमें खून से मुतल्लिक कामों में नज़र आता है। खून से मुतल्लिक जो काम है ना, उनके अंदर ये हमें नज़र आता है। इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम का भी ये हिस्सा है। हमारा नर्वस सिस्टम इसके ऊपर चलता है, यानी ये वहाँ पर भी अपना किरदार अदा करता है। अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाए, चूँकि मैं बताकर आया हूँ कि इसमें काफ़ी सारे विटामिन आते हैं, तो मैं सारों की अलग अलग आपको तफसील तो नहीं दे सकता, आपके लेवल पे ज़रूरी नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से आम तौर पे हमने देखा है कि अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, यानी जिसको आप खून की कमी कहते हैं। और इसके अलावा एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं बैरी बैरी। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही कम देखी गई है, लेकिन यूरोप वाली साइड पे बैरी बैरी नाम की बीमारी आम हो गई हुई है, क्योंकि वहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उनके जिस्मों में बहुत कम हो गया। और उसकी एक ख़ास वजह यह है कि जो गोश्त और जो मछली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है वो इस्तेमाल नहीं करते, जिसमें बहुत सारे इस्लामिक पहलू आ जाते हैं। तो खून की कमी का सामना करना पड़ सकता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से, और बैरी बैरी नाम की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ये मज़ीद दो तरह की होती है, एक वेट होती है, एक ड्राई होती है। तो हम बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, बस इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस बीमारी के अंदर आम तौर पे इंसान का सांस बहुत जल्दी फूलने लग जाता है, उसको हार्ट की बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं आके। तो ये सारे मामलात बैरी बैरी नाम की बीमारी में होते हैं। अब आते हैं आखिरी वाटर सोल्यूबल विटामिन की तरफ, जो कि है विटामिन सी। बच्चों, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, और अभी मैं आपको बताता हूं कि इसको एस्कॉर्बिक एसिड क्यों कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले इसका जरिया देखते हैं। इसका जरिया जो है वो होते हैं फ्रूट्स, जिनको सिट्रस फ्रूट्स कहा जाता है। वो वाले फ्रूट्स, उनके अंदर ये विटामिन सी जो है वो कसरत से पाया जाता है, जैसे लीमू, जैसे ऑरेंज, जैसे मौसमी। इनके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। अगर इंसानी जिस्म में इसकी कमी हो जाए तो हमें स्कर्वी नाम की एक बीमारी का सामना करना पड़ता है। जो मैं भी आपको बता रहा था ना, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एस्कॉर्बिक का लफ्ज यहां से निकला है, ए का मतलब होता है नो, स्कॉर्बिक का मतलब है स्कर्वी, नो स्कर्वी। जब तक विटामिन सी हमारे जिस्म में है तब तक हमें किसी किस्म की यह स्कर्वी नाम की बीमारी नहीं हो सकती है। अब स्कर्वी में होता क्या है बच्चों, कि इंसानी मुंह के अंदर, ये जो हमारा मुंह है, बक्कल कैविटी जिसको कहा जाता है, इसके अंदर जख्म शुरू हो जाते हैं, होना शुरू हो जाते हैं, और वो जख्म फिर बाहर होंठों पे और वो फिर बाहर तक फैलते हैं।
इस बीमारी ये असल में एक हमारी स्किन से, हमारी जिल्द से मुतल्लिक एक बीमारी है, लेकिन इसका आगाज़ इंसानी मुंह से शुरू होता है, जिससे इंसान कुछ खा पी नहीं सकता। ये बीमारी है स्कर्वी, और ये आम तौर पे उन जगहों पर देखी गई है जहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई है। तो बच्चों, ये था हमारे पास टॉपिक विटामिन्स का, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि विटामिन्स क्या होते हैं, उनकी अक़साम, और फिर बड़ी तफसील के साथ मैंने आपको बाकी सारी विटामिन्स जो हैं उनकी बता दिया कि कहाँ कहाँ से मिलते हैं और हमारे जिस्म में क्या क्या काम और क्या क्या किरदार अदा कर रहे हैं। अहमियत की अगर अब बात की जाए तो ये पूरा टॉपिक समझाने का मकसद था कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इनकी अहमियत क्या है। तो पहली बात, ये हमारे जिस्म के अंदर ग्रोथ यानी हमारी बढ़ोतरी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बाकी सारे काम आप देख रहे हैं कि ये इतने सारे काम कर रहे हैं। चूँकि मैंने बता दिया कि हम इन्हें हज़म नहीं कर सकते, लिहाजा ये हमें एनर्जी नहीं देंगे, ये हमें किसी किस्म की ताकत नहीं देंगे। लेकिन इनसे मुतल्लिक एक बड़ी अहम बात है जो मैं चाहता हूँ कि तमाम बच्चे सुने और अपनी ज़िंदगियों में इसको अपने ऊपर जो है वो लागू भी करें और दूसरों को भी बताएं। बच्चों, याद रखिएगा, अगर आप विटामिन्स को बग़ैर तरतीब के खाते हैं, मिसाल के तौर पे आपने कुछ नहीं खाया हुआ, आप भूखे पेट हैं और आपने इसको खा लिया, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों फ़ायदा नहीं होगा? क्योंकि आपको बता दिया कि ये हज़म नहीं हो सकते, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। लिहाजा इसको खुराक के दरमियान में खाएं। जब आप खाना खा रहे हों तो खाने के दरमियान में अपनी जो भी विटामिन की गोली है वो खाएं और बाकी खाना बाद में खा लें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, ये खाने के साथ मिक्स हो जाएंगे। जहाँ खाना हज़म हो रहा होगा और बाद में जज्ब हो रहा होगा छोटी आंत के अंदर जाके, वहाँ पे ये भी जज्ब हो जाएंगे और अपनी अपनी जगहों पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको खाली पेट इस्तेमाल किया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बच्चों, ये था हमारे पास आज का टॉपिक विटामिन्स का। इसको अपनी बुक से लाजमन पढ़ें और जितनी भी मैंने आपको जो इजाफी चीज़ें बताई अपनी किताब के ऊपर नोट कर लें। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अभी हम विटामिन्स का एक टॉपिक पढ़ कर आए हैं और हम देखेंगे कि विटामिन्स की अहमियत क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मुख्तलिफ़ अक़साम के विटामिन्स इंसानी जिस्म में पाए जाते हैं, बल्कि कुल मिला के पाए जाते हैं, और उनकी हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो देखते हैं कि विटामिन्स की अहमियत हमें कहाँ नज़र आती है। सबसे पहले नंबर पे अज़ीज़ तलबा तालिबात, याद रखिएगा कि ये हमारे जिस्म की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बात आपने ज़हन में रखनी है बच्चों, कि ग्रोथ के हवाले से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि विटामिन्स जब नए नए दरियाफ़्त हुए थे ना, उस वक्त भी इनको ग्रोथ फैक्टर्स का ही नाम दिया गया था। ये देखा गया था कि ये इंसान की ग्रोथ में, इंसान की नशो-नुमा के अंदर बड़ा किरदार अदा करते हैं, तो इसलिए इनको ग्रोथ फैक्टर्स का नाम दे दिया गया था। और सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स नहीं, बल्कि इजाफी ग्रोथ फैक्टर्स का नाम दिया था। उसकी वजह यह है कि हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने हार्मोन्स बना रखे हैं जो कि ग्रोथ के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन विटामिन्स जो हैं वो भी इजाफी किरदार अदा करते हैं ग्रोथ के अंदर। इसलिए इनकी पहली अहमियत ये है कि ये हमें ग्रोथ जो है वो दिखाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये फूड सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको वजाहत उसकी कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने एक आपके साथ एक हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुआशरे में पेश आने वाला एक मामला भी मैंने आपके साथ यहाँ पर उसको मैंने छेड़ना है आपके साथ। देखिए, फूड सप्लीमेंट से क्या मुराद है? हम इसको खुराक के दौरान खाते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, याद रखिएगा, मैंने लेक्चर में भी बता दिया था आपको कि इसको खुराक के दरमियान में खाना चाहिए, और इसको खुराक के दरमियान में खाने की वजह यह है कि इसके लिए कोई हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने अलग से कोई विटामिन्स जो हैं वो नहीं बनाए हुए। ये हमें पता है कि सिर्फ पौधों से और जानवरों से मिलते हैं, हमारा जिस्म तो इनको बना सकता नहीं है। लिहाजा क्या होता है, इसको खुराक के दरमियान में इसको खाना चाहिए। इसको खुराक के दरमियान में खाना इसलिए चाहिए क्योंकि विटामिन्स के लिए, विटामिन्स को हज़म करने के लिए, विटामिन्स को हज़म करने के लिए कोई अलग से यानी इनको हज़म करने के लिए एंजाइम्स हमारे जिस्म के अंदर मौजूद नहीं हैं, पहली बात।
तो अगर इनको हज़म करने के लिए एंजाइम्स हमारे जिस्म में नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आम खुराक के साथ इनको खाया जाएगा और आम खुराक के साथ खाने के साथ ही ये क्या हो जाएंगे, अंदर जज्ब हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, और वहाँ से फिर हम इसको अपने खून के अंदर फेंकेंगे। एक और इस्तेमाल इसका है कि ये हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म को चलाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ अज़ीज़ तलबा और तालिबात, याद रखिएगा मेटाबॉलिज्म का मतलब है तमाम केमिकल रिएक्शन। हमारे जिस्म में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना बच्चों, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को कुल मिला के क्या कहा जाता है, कुल मिला के उनको कहा जाता है कि वो हैं मेटाबॉलिज्म। अब हमारे जिस्म में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं ना, उनके अंदर विटामिन्स का होना बहुत ज़रूरी है, वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए आपकी किताब में लिखा हुआ है कि ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलराइज करते हैं। रेगुलराइज करने का मतलब क्या है, चलाते हैं, मतलब उनको कंट्रोल करते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारे जिस्म में चल रहे हैं, उन सारों को ये चलाने में बहुत हद तक जो है वो मदद करते हैं। तो ये हैं विटामिन्स की अहमियत या उसके आम तौर पे इस्तेमालात। अज़ीज़ तलबा तालिबात, याद रखिएगा कि इसके अलावा भी हमने देखा है कि उसके बहुत सारे बायोकेमिकल फंक्शंस निकलते हैं, यानी ऐसे फंक्शंस निकलते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे जिस्म के साथ है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि हम आम तौर पे कहते हैं कि एक हमारे पास लफ्ज़ होता है जिसको हम कहते हैं फ़ीटल ग्रोथ। अज़ीज़ तलबा तालिबात, फ़ीटल ग्रोथ क्या होता है? फ़ीटल ग्रोथ का मतलब होता है एक छोटे से बच्चे की, यानी फ़ीटस बेसिकली आम तौर पे हम कहते हैं फ़ीटस से ये लफ्ज़ निकला है। और फ़ीटस क्या होता है? इंसान की बिल्कुल शुरू की, एक बच्चे की बिल्कुल शुरू की स्टेज जो माँ के पेट में होती है उसको कहते हैं फ़ीटल ग्रोथ। फ़ीटल ग्रोथ के लिए विटामिन्स बहुत अहम है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा सेलुलर रेस्पिरेशन, हमारे सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन का मतलब है ग्लूकोज का टूटना, उसके अंदर भी विटामिन्स का बहुत अहम किरदार है और वो एनर्जी जो उसके लिए चाहिए होती है विटामिन्स उसको मुहैया करते हैं। तो ये है विटामिन्स की अहमियत। जी, तो बच्चों ये था हमारा आज का उन्वान जिस पे हमने विटामिन्स को पढ़ा, हमने विटामिन्स की अफादियत भी देख ली, हमने उसके काम भी देख लिए और ये भी देख लिया कि अगर विटामिन्स की कमी हो जाए तो इंसान में कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।